तो सब कुछ हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा जब भी अकाउंटिंग करेंगे। बट अगर इसकी मीनिंग की बात करें, अगर मैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में बात करूं, आपने एक्स्ट्रा कितना विड्रॉ किया? आपने 5000 एक्स्ट्रा मनी विड्रॉ किया फ्रॉम द बैंक। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सभी लोग? आई होप सो यू आर गुड। और इस बेसिक कॉन्सेप्ट की सीरीज में हमने जो अभी तक कवर किया है वो क्या कवर कर लिया है? तो एक्सपेंस एंड इनकम तक हमने कवर कर लिया है। तो आज इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं? आज इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं लायबिलिटी के बारे में एंड असेट के बारे में। वैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 4 पिलर ऑफ अकाउंटिंग, दैट मींस एक्सपेंस, इनकम, असेट एंड लायबिलिटी। जो 4 पॉइंट है ना, एक्सपेंस, इनकम, असेट, लायबिलिटी, पूरी अकाउंटिंग का जान है। पूरी अकाउंटिंग इसी पर टिकी हुई है। इस पॉइंट को अच्छे से कवर करना जरूरी है। तो एक्सपेंस हमने देख लिया है, इनकम देख लिया है, आज हम कवर करने वाले लायबिलिटी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। पहली बात, लायबिलिटी होती क्या है? देखो, लायबिलिटी का सिंपल सा मतलब पता है क्या होता है? लायबिलिटी का सिंपल सा मतलब कर्ज होता है। यानी आपके ऊपर कोई कर्ज आ गया। अब क्वेश्चन ये आता है, कर्ज आता है कैसे? तो कर्ज अब हो सकता है कहीं से आपने लोन लिया तो कर्ज आ सकता है, आपने किसी से उधार में क्रेडिट पर कुछ परचेज किया तो कर्ज आ सकता है, आपके यहाँ कोई इंप्लॉय काम किया और इस उस इंप्लॉय को आपने उस टाइम पर पेमेंट नहीं किया। अगर आप उस इंप्लॉय को आप उस टाइम पर पेमेंट नहीं करते हो तो बाद में तो पेमेंट करना पड़ेगा, उस टाइम भी आपके ऊपर कर्ज आ जाएगा। कोई आपको एडवांस में पैसा दे दे, कोई जैसे मान लो आपका कस्टमर है, आपको एडवांस में पैसा दे दे, तब भी आपके ऊपर लायबिलिटी आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो पैसे के बदले में या तो आपको गुड्स सेल करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। अगर आप नहीं बेचते हो, अगर कोई सर्विस आप उसके बदले में नहीं देते हो तो पैसा आपको वापस करना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक कर्ज है। जब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी पूरी नहीं हो जाती है तब तक आपके ऊपर कर्ज बना रहेगा। तो अब बात करते हैं लायबिलिटी की। लायबिलिटी का सिंपल मतलब तो ठीक है, कर्ज हो गया। इसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया? कर्ज हो गया। बट अगर इसकी मीनिंग की बात करें, अगर मैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में बात करूं, बिजनेस की लैंग्वेज में बात करूं, तो अकाउंटिंग में लायबिलिटी का मतलब होता है क्या? लायबिलिटी का सिंपल सा मतलब देखा जाए तो एनी डेट्स और ऑब्लिगेशन विच हैव टू पे इन फ्यूचर। क्या होता है? एनी डेट्स और ऑब्लिगेशन विच हैव टू पे इन फ्यूचर। जो ऐसा कोई भी डेट या कोई भी ऑब्लिगेशन जिसको फ्यूचर में पे करना पड़े, जिससे फ्यूचर में पे करना पड़े, वो क्या है? लायबिलिटी है। अब डेट मतलब क्या होता है? डेट मतलब जस्ट लाइक लोन होता है, ऑब्लिगेशन मतलब भार होता है। तो ये आता है कैसे? तो अगर बिजनेस में ऐसी कोई एक्टिविटी हुई है, ऐसी कोई ट्रांजेक्शन हुआ है जिसके वजह से लगता है कि फ्यूचर में कैश हमारे पास से जाने वाला है, यानी हम पेमेंट करने वाले हैं, इट मीन आपके ऊपर लायबिलिटी आ चुकी है। ओके, तो अब यहाँ पर लायबिलिटी का कुछ एग्जांपल है। देखो, वैसे लायबिलिटी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे आगे चलकर। कब? जब हम अकाउंटिंग टर्म्स वाला जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है वो हम चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2। तो वहां पर लायबिलिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया होगा। एक इनसाइडर मतलब इंटरनल लायबिलिटी, एक आउटसाइडर, इट मींस एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझा दूंगा मैं कि लायबिलिटी इनसाइडर क्या होती है, आउटसाइडर क्या होती है। देखो, तो यहाँ पर लायबिलिटी में क्या क्या दे रखा है? तो कैपिटल दे रखा है, भी नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट और कैपिटल दिया। इसके बारे में हम बाद में पढ़ लेंगे, अभी आप इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे, हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। रिजर्व के बारे में बाद में करेंगे डिस्कशन। देखो, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये 4-5 पॉइंट आपके सामने दे रखा है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे अभी हम। देखो, मैंने कहा लायबिलिटी को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक इनसाइडर मतलब इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इनसाइडर मानी इंटरनल लायबिलिटी है क्या? देखो, इंटरनल लायबिलिटी का मतलब होता है वह लायबिलिटी जो बिजनेस के द्वारा ओनर को पे करना है। देखो, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोथ आर द डिस्टिंक्ट पर्सन। कौन से बोथ? तो ओनर एंड बिजनेस, बोथ आर द डिस्टिंक्ट पर्सन, दोनों अलग अलग पर्सन होते हैं। तो समझ में आई? जब दोनों अलग अलग पर्सन होते हैं, देखो अभी हम क्या पढ़े? बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। हम जब चैप्टर में जाएंगे तो इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? थोड़ा बहुत चीजें उसमें से पढ़ लेते हैं, बाकी हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी मैंने कहा कि अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस को एंड बिजनेस ओनर को हम दोनों को अलग अलग पर्सन मानते हैं। यानी एक ओनर एक अलग पर्सन है और बिजनेस एक अलग पर्सन है, दोनों अलग अलग पर्सन है। उस केस में अगर बिजनेस के द्वारा ओनर को कुछ पे करना इन फ्यूचर में, भविष्य में, तो वैसी लाइबिलिटी को हम बोलते हैं इनसाइडर लाइबिलिटी। देखो, सब कुछ हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है, यानी बिजनेस को क्या देना है, बिजनेस को क्या मिलना है, तो सब कुछ हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा जब भी अकाउंटिंग करेंगे। हमें ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है कि ओनर में क्या हो रहा है, हमें देखना है बिजनेस को क्या हुआ, यानी बिजनेस को देना है क्या? हाँ, देना है तो लायबिलिटी है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? बिजनेस के द्वारा अगर ओनर को फ्यूचर में कुछ पे करना है, इट मीन वो इनसाइडर लायबिलिटी है। और ओनर के अलावा अगर बिजनेस को किसी और पर्सन को पे करना पड़े, ओनर के अलावा अगर बिजनेस द्वारा किसी और को पे करना है, इट मींस क्या है? वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है। वो क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटी है। आई होप से बातें समझ में आ गई। तो ये जो लायबिलिटी दे रखा है इसमें इनसाइडर भी है
और आउटसाइडर भी है। देखो यहाँ पर अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो कैपिटल एक इनसाइडर लाइबिलिटी है, यानी इंटरनल लाइबिलिटी है। कैपिटल होता है क्या है? तो वट एवर अमाउंट इंट्रोड्यूस बाई ओनर इन द बिजनेस इंटरप्राइजेस, मतलब कि ओनर के द्वारा जो कुछ भी पैसा बिजनेस में लगाया जाता है उसे कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल क्या है? एक इनसाइडर लाइबिलिटी है, क्योंकि ओनर लगाया पैसा बिजनेस में, यानी ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया है। तो बिजनेस क्या सोचेगा कि जो पैसा हमें मिला है वो हमारा पैसा नहीं है, किसी और का है, बाद में वापस करना पड़ेगा, क्योंकि बोथ आर द डिस्टिंक्ट पर्सन। बिजनेस ओनर एंड बिजनेस दोनों अलग अलग पर्सन है। तो जब ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया तो बिजनेस क्या सोचेगा, भाई जो कुछ पैसा मिला है वो हमारा पैसा नहीं है, वो बाद में क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो जैसे मान लो ये ओनर है। कौन है? ये ओनर है, ठीक है, बिजनेस का। ये ओनर है और यहाँ पर आपका बिजनेस है, यहाँ क्या आपका बिजनेस है। कुछ इस तरह से बिजनेस मान लेते हैं, ठीक है। अब मान लो ओनर ने इसको पैसा दिया बिजनेस को, तो जो कुछ भी दिया पैसा यहाँ पर ना ओनर ने बिजनेस को, सपोज मान लो कितना दिया, 5 लाख दिया। कितना दिया? 5 लाख। यानी एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस, जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है ओनर बिजनेस को पैसा देता है, यानी बिजनेस में पैसा लगाता है, ठीक है ना। अगर 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपीज लगाया है कौन? ओनर ने। इसे बोलेंगे कैपिटल हम। क्या बोलेंगे इसे हम? इसे बोलेंगे कैपिटल। यानी बिजनेस के लिए कैपिटल है और बिजनेस के लिए कैपिटल है। और जो पैसा बिजनेस को मिला है, ये पैसा किससे मिला? ओनर से मिला है। तो बिजनेस के द्वारा बाद में वापस करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक अलग पर्सन है और यह एक अलग पर्सन है। आई होप से बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें कुछ पॉइंट रखा है, जैसे देखो एग्जाम्पल में एक तो कैपिटल था, इसके बाद यहाँ पर देखो नेट प्रॉफिट दे रखा है। क्या दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट भी बिजनेस की लाइबिलिटी होती है। क्यों होती है आप समझ लेते हैं अभी थोड़ी देर में हम। देखो प्रॉफिट, बिजनेस में ओनर काम करता है, तो किस लिए काम करता है? क्या ओनर को वहां से कुछ एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, कोई कमीशन मिलता है? नहीं। बिजनेस जो काम करता है ना, सॉरी ओनर जो काम करता है बिजनेस में, वो प्रॉफिट के लिए काम करता है। बात समझ में आई? जो ओनर बिजनेस में काम करता है, जो पैसा लगाता है बिजनेस में, प्रॉफिट के लिए लगाता है। प्रॉफिट पर पूरा राइट किसका होता है? ओनर का होता है। और प्रॉफिट का पैसा कहां पड़ा होता है? बिजनेस में होता है। तो जब तक प्रॉफिट का पैसा बिजनेस में पड़ा हुआ है तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि वह प्रॉफिट किसका होता है? ओनर को होता है। यानी वह प्रॉफिट का पैसा बिजनेस के द्वारा ओनर को फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। इसलिए नेट प्रॉफिट इज द लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। कुछ लोग इसको असेट मान लेते हैं, असेट नहीं है। अकाउंटिंग की लैंग्वेज में नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट इज द लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। आई होप से बातें समझ में आ गई होगी। इसी तरह अगर मैं लॉस की बात करूं, अगर मैं लॉस की बात करूं, लॉस बिजनेस के लिए क्या होती है? लाइबिलिटी होती है, सॉरी असेट होता है। जो लॉस से बिजनेस के लिए क्या होता है? असेट होता है। क्यों? क्योंकि अब लॉस से बिजनेस को थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सकता है। वो कैसे होगा? देखो मैं एग्जांपल लेता हूं। पहली बात असेट का मतलब क्या है उसके बाद समझाएंगे हम, ठीक है ना। लॉस को हम चलो बाद में बताते हैं, क्योंकि जब तक आपको असेट समझ में नहीं आएगा ना, तब तक ये लॉस असेट कैसे हो गया ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम असेट समझेंगे, उसके बाद हम लॉस को समझेंगे कि लॉस जो है बिजनेस के लिए असेट कैसे हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ड्राइंग देखेंगे बाद में इसके बारे में, ये सब ड्राइंग है यहाँ से ड्राइंग बाद में, ये नेट लॉस है इसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, रिजर्व भी एक प्रॉफिट का पार्ट होता है। रिजर्व भी प्रॉफिट का पार्ट होता है, तो ये भी लाइबिलिटी बन जाएगा। बैंक लोन, मतलब जो लोन हम बैंक से लेते हैं तो बाद में पैसा वापस करना पड़ेगा बैंक को, इट मीन ये भी लाइबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? देखो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है जब कोई आपका अकाउंट मान लो कहां पर है, कोई बैंक में अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, तो कभी कभी बैंक वाले आपको फैसिलिटी देते हैं कि आपका पैसा जितना बैंक में जमा है, जितना डिपॉजिट है, उससे एक्स्ट्रा विड्रॉ कर सकते हो। अगर आपका डिपॉजिट है बैंक में 10,000, कितना डिपॉजिट है? अगर बैंक में आपका 10,000 डिपॉजिट है और बैंक आपको फैसिलिटी दे रही है कि आप 5,000 एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉ कर सकते हो, यानी आप विड्रॉ कर सकते, 15,000 तक विड्रॉ कर सकते हो। तो वट एवर अमाउंट विड्रॉ, यानी वट एवर एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ, जितना आप एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ करोगे कहां से? बैंक से। देखो अगर आप 15 विड्रॉ करते हैं, आपका बैंक में कितना था? 10 जमा है। आपका बैंक में 10 जमा है, आपने विड्रॉ किया 15,000, तो आपने एक्स्ट्रा कितना विड्रॉ किया? आपने 5,000 एक्स्ट्रा मनी विड्रॉ किया फ्रॉम द बैंक। तो जो आपने 5,000 एक्स्ट्रा विड्रॉ किया, ये बन जाएगा ओवरड्राफ्ट। क्या बन जाएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट। और एक लाइबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि आप एक्स्ट्रा विड्रॉ करो, उतना पैसा बैंक को बाद में जमा करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा? लाइबिलिटी बन जाएगा। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन सन्ड्री क्रेडिटर्स। वे सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है?
देखो सन्ड्री क्रेडिटर मतलब होता है कि जहां से हम क्रेडिट पर गुड्स परचेज करते हैं, जहां से जिससे भी हम क्रेडिट पर यानी उधार में गुड्स परचेज करते हैं, वह पर्सन हमारे लिए क्या बन जाता है, क्रेडिटर बनता है। यानी जिस पर्सन से हम क्रेडिट पे गुड्स खरीदते हैं, वो हमारे लिए क्या बनता है, क्रेडिटर बनता है, उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं। बताओ, जिस पर्सन से आपने उधार में खरीदा, क्रेडिट में खरीदा, तो क्या उसको बाद में पैसा नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो इसलिए क्या होता है, क्रेडिटर लायबिलिटी हमारे बिजनेस के लिए बच जाती है। ओके, बिल्स पेबल इसी का पार्ट होता है। तो बिल्स पेबल एक तरफ से आपका एक चैप्टर भी खत्म हो गया। तो जस्ट लाइक जैसे क्रेडिटर होता है ना, वैसे बिल्स पेबल भी होता है, बट वो क्रेडिटर बिल्स पेबल में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ नहीं होता है। जो क्रेडिटर क्या होता है, बिल्स पेबल में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू बिल ऑफ एक्सचेंज। एक चैप्टर हुआ करता था पहले, अभी ये चैप्टर आपके सीबीएसई बोर्ड से हट गया है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू बिल्स पेबल लायबिलिटी बन जाता है। इसके बारे में जब हम एंट्री वाले पोर्शन पाएंगे, जब हम जर्नल एंट्री करेंगे, वहां पर डिटेल में इसके बारे में हम समझ लेंगे। ठीक है, इसके बाद इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड। देखो इंप्लॉय ईपीएफ मतलब जिसको आप पीएफ बोलते हो। देखो इंप्लॉय कहाँ काम करता है, कंपनी में इंप्लॉय काम करता है। तो कंपनी में क्या होता है, जो इंप्लॉय काम करता है उसका कुछ पैसा पीएफ के नाम पर कंपनी वाले काट देते हैं। जो भी उसको सैलरी मिलने वाली होती है, उसमें से कुछ पार्ट पीएफ के नाम पर कंपनी काटती है, अपने पास रखती है या जमा करती है वहां पर अपने फंड में। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी कंपनी के पास पीएफ का पैसा पड़ा हुआ है, किसी कंपनी के पास या किसी बिजनेस के पास पीएफ का पैसा पड़ा हुआ है, तो क्या लगता है वो कंपनी का पैसा है, वो बिजनेस का पैसा है? नहीं, वो किसका, वो इस एम्प्लॉय का पैसा है, जिसे बाद में कंपनी के द्वारा या उस बिजनेस के द्वारा पे करना पड़ेगा। तो इसलिए जो पीएफ होता है वो लायबिलिटी बन जाती है बिजनेस के लिए। आई होप सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, तो ये आपका मोटा मोटा क्या था, लायबिलिटी था। इसके बाद हम बात करेंगे असेट की। असेट्स, असेट्स होता क्या है पता है आपको, असेट क्या है? देखो, अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं असेट, तो कोई भी आर्टिकल और थिंग मतलब कोई भी वस्तु, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो। क्या बोला मैंने, कि कोई भी असेट, कोई भी वस्तु, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, मतलब कोई भी आर्टिकल और थिंग, वेदर इट इज टेंजिबल और इनटेंजिबल, जिससे फ्यूचर में इकोनॉमिकल बेनिफिट होने वाला हो या कैश का इनफ्लो होने वाला हो। क्या बोला मैंने, कोई भी आर्टिकल और थिंग, वेदर इट इज टेंजिबल और इनटेंजिबल, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, जिससे फ्यूचर में इकोनॉमिकल मतलब कुछ आर्थिक रूप से फायदा होने वाला हो, कोई इकोनॉमिकल बेनिफिट होने वाला हो, या वहां से कैश का इनफ्लो होने वाला हो। क्या होने वाला हो, कैश का इनफ्लो होने वाला है, वो बिजनेस के लिए असेट होता है। प्लस ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, असेट होता है, प्लस ओनरशिप शुड बी इन्वॉल्व फॉर फिक्स असेट। अगर बिजनेस में कोई फिक्स असेट है, उसके लिए बिजनेस के पास उसका ओनरशिप होना चाहिए, तब वो असेट होगा, अदरवाइज असेट नहीं हो सकता। जैसे जैसे मान लो यहाँ पर कोई असेट है, जैसे मान लो एक ये असेट आपके लिए, ये क्या कैलकुलेटर है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, चलो मोबाइल लेता हूँ, ठीक है ना। ये मोबाइल है, ये बिजनेस में मोबाइल यूज क्या होता है, बिजनेस में मोबाइल हम यूज करते हैं, बात समझ में आई। अब इस बिजनेस के लिए असेट है कि नहीं, असेट है। अगर इससे इकोनॉमिकल बेनिफिट बिजनेस को हो रहा है, या इसको बेचने से कुछ कैश का इनफ्लो हो जाए, तो बिजनेस के लिए असेट हो जाएगा। बट हमको ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो मोबाइल है, क्या ये बिजनेस के नाम से है कि नहीं है, जिस बिजनेस में यूज कर रहे हैं उसके नाम से है कि नहीं है। अगर नाम से नहीं है, अगर इसको हमने रेंट पे लिया है, भाई ये तो नहीं ले सकते, बट जैसे फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, उसको हम रेंट पे ले सकते हैं। अगर कोई रेंटेड प्रॉपर्टी है जिसको बिजनेस में यूज कर रहे हैं, देखो रेंटेड प्रॉपर्टी असेट है कि नहीं, असेट है कि नहीं है, तो असेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एक तो आर्टिकल थिंग तो है, ठीक है, टेंजिबल भी है, टेंजिबल भी है। क्या उससे फ्यूचर में इकोनॉमिकल बेनिफिट होता है? यस, इकोनॉमिकल बेनिफिट होता भी है। क्या उस ओनरशिप इन्वॉल्व है क्या? अगर रेंटेड है तो क्या ओनरशिप इन्वॉल्व है? नहीं, ओनरशिप इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर ओनरशिप इन्वॉल्व नहीं है, तो क्या असेट हो सकता है? असेट फिर नहीं होगा। तो आपको क्या देखना है, तो एक तो आर्टिकल अर्थिंग, टेंजिबल इंटेंजिबल, उससे फ्यूचर में इकोनॉमिकल बेनिफिट होना चाहिए या कैश का इनफ्लो होना चाहिए, प्लस ओनरशिप भी इन्वॉल्व होना चाहिए, ओनली फॉर फिक्स असेट के लिए। मैं फिक्स असेट की बात कर रहा हूं, फिक्स असेट के लिए ओनरशिप इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर फिक्स असेट के लिए ओनरशिप इन्वॉल्व होता है, इट मींस वो बिजनेस के लिए असेट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यस सर, समझ में आ गया। ओके, अब इसका एग्जांपल देख रखा है, देखो। अब इसके एग्जांपल क्या क्या है, एग्जांपल में इसके दिया हुआ लैंड बिल्डिंग। अगर कोई लैंड बिल्डिंग बिजनेस के नाम से है, बिजनेस में यूज हो रहा है, जिससे इकोनॉमिकल बेनिफिट होगा, तो असेट है, जाहिर सी बात है। कोई बिजनेस में प्लांट एंड मशीन यूज कर रहे हैं, और वह प्लांट एंड मशीनरी बिजनेस के नाम से, दैट मीन्स ये असेट हो जाएगा। फर्नीचर अगर कोई हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं और बिजनेस के नाम से, अच्छा यूज करे या ना रखो, रखा भी है तो असेट है बिजनेस के लिए, अगर बिजनेस के नाम से है तो। क्योंकि ये तो अगर इकोनॉमिकल बेनिफिट हम नहीं ले रहे हैं इससे, रखा हुआ है, क्या इसको बेचने से कुछ पैसा मिल सकता है? यस, अगर पैसा मिल सकता है तो हम क्या बोलेंगे, असेट है। ओके,
इसके बाद कंप्यूटर। कंप्यूटर बिजनेस में क्या असेट है कि नहीं? यस असेट होगा, अगर बिजनेस के नाम से है, क्योंकि इसको बिजनेस में यूज करते हैं। क्यों यूज करेंगे भाई कंप्यूटर को? हम फर्नीचर को बिजनेस में क्यों यूज करेंगे? हम कंप्यूटर क्यों यूज करेंगे? हम मशीन को बिजनेस में क्यों यूज करेंगे? क्योंकि इसलिए, क्योंकि इससे हमें बेनिफिट लेना होता है। अगर हमें बेनिफिट मिल रहा है इससे तो असेट है, या अगर बेनिफिट नहीं मिल रहा है हमें दूसरा एंगल चेक करना पड़ेगा, क्या इसको बेचने से कुछ कैश का इनफ्लो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर हो सकता है तो फिर असेट है। बात समझ में आ गई? इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है क्या पता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि एक जेब से पैसा निकाला हमने, दूसरे जेब में डाल दिया। किसके लिए? कुछ फायदे के लिए। जैसे आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, अगर वो पैसा आपके पास रहे, आप अपने तिजोरी में, आप अपने जेब में रख के घूमो उसको, तो क्या वो कैश बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। हम क्या करते हैं, अगर एक्स्ट्रा पैसा होता है तो उसको कहीं हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, शेयर मार्केट में एफडी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उससे कुछ ना कुछ हमें एक्स्ट्रा फायदा, एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है। जाहिर सी बात है, अगर हमने पैसा इन्वेस्ट किया है तो पहले वो कैश था, कैश भी असेट होता है, और उस कैश को हमने कहीं पर लगाया तो वो कैश जो असेट था वो कन्वर्ट होकर क्या क्या बन गया, इन्वेस्टमेंट के नाम पर असेट बन जाएगा। चाहे इन्वेस्टमेंट के नाम शेयर दो आप, डिवेंचर आप दे सकते हो, एफडी दे सकते हो, उसको अलग अलग इन्वेस्टमेंट के नाम आप दे सकते हो। वैसे कॉमनली उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ओके। सन्ड्री डेटर्स, ये क्या होता है सन्ड्री डेटर बेटा? देखो सन्ड्री डेटर का मतलब होता है कि वह कोई भी पर्सन जिसको हमने क्रेडिट पर गुड्स सेल किया है। अगर बिजनेस के द्वारा गुड्स क्रेडिट पर सेल किया गया है, इट मीन जिसको भी हम सेल करेंगे क्रेडिट पर, वो क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। और डेटर क्या होता है, एक असेट होता है। वो असेट कैसे हो जाएगा? जाहिर सी बात है, जिसको हमने क्रेडिट पर उधार में सेल किया तो वहां से पैसा मिलेगा फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है, कैश का इनफ्लो होने वाला है, इट मीन क्या है, असेट है। अब डेटर में राम भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, सोहन भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है, नेचुरल या आर्टिफिशियल पर्सन, कोई भी पर्सन इसमें हो सकता है। तो राम, मोहन, सोहन, रीता, गीता, सोना, मोना कोई भी इसमें हो सकता है, ठीक है, हो सकती है। ओके। तो उसको बोलेंगे डेटर, और डेटर हमारे लिए असेट है क्योंकि यहां से फ्यूचर में पैसा आने वाला होता है, कैश का इनफ्लो होने वाला होता है, ठीक है। लोन एंड एडवांसेज, अब ये क्या है, लोन एडवांसेज क्या है? देखो एक होता है लोन लेना और एक होता है लोन देना। एक होता है लोन लेना और एक होता है लोन देना। तो अगर हमने लोन लिया है तो लायबिलिटी है, अगर हमने किसी को लोन दिया है फिर क्या बन जाएगा, वो असेट बन जाएगा, क्योंकि उससे हमें फ्यूचर में कुछ ना कुछ फायदा होगा। नहीं भी फायदा होता, नहीं इंटरेस्ट अगर लेते हैं उससे हम, अगर उससे हम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो पैसा हमें मिलेगा, तो फ्यूचर में मिलेगा तो फिर असेट हमारे लिए, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक, क्या चीज? क्लोजिंग, अभी इसको काट देता हूँ, ठीक है ना, मैं लूज टूल्स को। क्लोजिंग स्टॉक, बताओ क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? जो आपके बिजनेस में गुड्स है जो रखा हुआ है बेचने के लिए, अभी बेचा नहीं गया है, यानी आपने गुड्स खरीदा है या बनाया है, उसको बेचने के लिए अभी आपने रखा है, यानी अनसोल्ड गुड्स, वो क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक, यानी स्टॉक होता है, कह सकते हो आप। जो स्टॉक होता है हमारे लिए क्या, असेट है। क्यों? क्योंकि उसको हम सेल करेंगे इन फ्यूचर, तो हम प्रॉफिट पे सेल करेंगे, तो जाहिर सी बात है बेनिफिट उससे होगा, इकोनॉमिकल बेनिफिट होगा। अगर प्रॉफिट में नहीं बेचते तो क्या असेट नहीं होगा? फिर भी असेट है। अगर लॉस में बेचेंगे फिर भी असेट है। क्यों? क्योंकि बेचने पे कुछ तो कैश आएगा हमारे पास, जितना कैश आने वाला उतना हमारे लिए असेट है। ओके। कैश इन हैंड, देखो सब बात हम कैश में कर रहे हैं कि कैश आने वाला हो, कैश का इनफ्लो होने वाला असेट होगा। जो हमारे पास कैश पड़ा हो, क्या उसको असेट नहीं बोलेंगे? वो भी असेट हमारे लिए है। तो कैश भी हमारे लिए असेट बन जाएगा। बैंक बैलेंस, भाई चाहे कैश हैंड में हो, मतलब कैश हाथ में हो, चाहे वो पैसा बैंक में हो, एक ही बात होती है। तो बैंक बैलेंस हो या कैश इन हैंड हो, ये सब क्या होता है, हमारे लिए असेट होता है, एक बिजनेस के लिए। गुडविल, तो गुडविल भी एक असेट है। अब क्वेश्चन आता है गुडविल क्या है, तो गुडविल एक इंटेंजिबल असेट है। देखो इसको सिंपल हम समझा दे रहे हैं, गुडविल मतलब होता है नेम फेम एंड रेपुटेशन, नेम फेम एंड रेपुटेशन। अब एक्चुअली में जो गुडविल का मतलब होता है वो नेम फेम रेपुटेशन होता है। अब इसका फायदा कैसे मिलता है बिजनेस को? इसका फायदा बिजनेस में कैसे मिलेगा, देखो अगर मान लो किसी का आपने नाम परचेज कर लिया, दूसरे के नाम से आप बिजनेस करना स्टार्ट कर दिए, या किसी का आपने शॉप परचेज कर लिया, उसकी गुडविल भी साथ में आपने खरीद लिया, उसका नाम के साथ में बिजनेस कर रहे हो, यानी नाम आपने चेंज नहीं किया। जैसे कोई भी दुकान जो थोड़ा नाम जिसका मार्केट में ज्यादा होता है, आपने उस शॉप को खरीद लिया और उसी के नाम से आप बिजनेस करना स्टार्ट कर दिए, और जो नाम है उसके लिए आपने एक्स्ट्रा पे किया कुछ पैसा, उस नाम को यूज करने के लिए आपने एक्स्ट्रा पैसा पे किया है। बताओ जो नाम आप यूज कर रहे हो उसका, क्या उसको फायदा नहीं होगा? आपने एक्स्ट्रा पे क्यों की? आपने जाहिर सी बात है, अगर एक्स्ट्रा पे किया है तो कुछ सोच कर किया होगा। जब सोच कर किया होगा इसका मतलब उसका फायदा आपको मिलेगा, उस नाम का फायदा मिलेगा, क्योंकि वो जो दुकान है, वो जो शॉप है, उसके नाम से चल रही है। इसलिए अगर बात करें गुडविल की,
तो गुडविल का भी हमें फ्यूचर में इकोनॉमिकल बेनिफिट होता है, और गुडविल हमारे लिए क्या है, असेट है। इसको जब हम आएंगे एंट्री पे या आगे चैप्टर जो करेंगे टर्म्स वाला, वहां पर डिटेल में इसको भी समझ लेंगे हम, और एग्जाम्पल के साथ में। पेटेंट, ट्रेडमार्क, देखो पेटेंट और ट्रेडमार्क भी हमारे लिए असेट है। आपने नाम सुना होगा ट्रेडमार्क का, जैसे किसी कंपनी का ट्रेडमार्क होता है, किसी गुड्स का ट्रेडमार्क होता है, किसी प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क होता है। अगर मान लो रिलायंस से टाटा है, उसका आपको ट्रेडमार्क मिल जाए, आपका कोई बिजनेस है, कोई आपका फैक्ट्री है, और रिलायंस या टाटा का आपने ट्रेडमार्क ले लिया, अपने प्रोडक्ट पर उसका ट्रेडमार्क लगा बेच रहे हो आप, क्या उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा? फायदा मिलेगा। जब फायदा मिलेगा इसका मतलब क्या है, ट्रेडमार्क के आपको जो ट्रेडमार्क मिलता है फ्री में नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए कुछ पे करना पड़ेगा, या कोई पेटेंट मिलेगा तो वो फ्री में नहीं मिलेगा, ठीक है, या कॉपीराइट, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, और उसका आपको बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में। जब बेनिफिट मिलेगा इट मीन आपके लिए क्या है, असेट है। आई होप से इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एक्सपेंडिचर हमने कल कवर कर लिया था, रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, ये सब कुछ हो गया था पिछले लेक्चर में। तो आई होप से सभी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब जो आगे हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस। क्या पढ़ने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन एक्सपेंस लॉस, रेवेन्यू गेन, लायबिलिटी और असेट। देखो अभी तक का जो ये अगला लेक्चर हमारा होगा, जिसमें हम इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे, यानी जो बिजनेस में ट्रांजेक्शन होने वाले हैं उसका इफेक्ट, जो बिजनेस में ट्रांजेक्शन होता है उसका इफेक्ट एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी और असेट पर कैसे पड़ता है। यानी जो फोर पिलर अकाउंटिंग है, जो फोर पिलर ऑफ अकाउंटिंग है, उस पर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कैसे पड़ता है। अगर आपको एक बार इफेक्ट समझ में आ गया, इफेक्ट आपको अगर एक बार में समझ में आ गया, तो आप मान कर चलो अकाउंटिंग का आप 70 टू 80% चीजें आप समझ गए, और आसानी से, चाहे वो जर्नल एंट्री हो चाहे लेजर हो, सब कुछ आपको इजीली समझ में आएगा। तो सबसे ज्यादा फोकस कहाँ करना हमको है, अभी तक चलो ठीक है, असेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम समझ लिया, उसी को यहाँ पर यूज करेंगे हम, जो हमने एक्सपेंस इनकम असेट लायबिलिटी को समझा है उसी को यहाँ पर हम यूज करेंगे इफेक्ट पर। यानी हम क्या सीखेंगे, इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी एंड असेट। तो ये जो लेक्चर होगा ये आपको मिलेगा थर्ड लेक्चर, मतलब जो अगला लेक्चर हमारा होने वाला है उसमें आपको ये वीडियो मिलने वाला है। ओके, तो आई होप सो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज का लेक्चर यहीं पर हम स्टॉप करेंगे, यहीं पर रोकेंगे, और आपसे मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।